Hello students, welcome to Swamiraj online learning portal. I am your English teacher Mohammad Azim and today we are going to study the fourth paragraph from the first chapter, The Fun They Had, from the prose section of English literature book of class 9th. यानी आज हम लोग क्लास 9th की इंग्लिश लिटरेचर बुक के प्रोज सेक्शन से पहले चैप्टर द फन दे हैड के फोर्थ पैराग्राफ के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पिछले 3 पैराग्राफ मैंने पिछले 3 वीडियोस में डिस्कस किए हैं, उनके बारे में जानने के लिए आप मेरी पिछली 3 वीडियोस देख सकते हैं। तो इस पैराग्राफ को यानी पैराग्राफ नंबर 4 को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस पैराग्राफ को आगे पढ़ने से पहले इस पूरी अभी तक जो 3 पैराग्राफ में जो भी स्टोरी आगे मतलब स्टोरी रही है उसके बारे में मैं एक बार फिर से आप सभी को एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ये स्टोरी एक्चुअली एक फ्यूचर के टाइम पीरियड की स्टोरी है, यानी भविष्यकाल के समय की स्टोरी है, जिसमें 2 बच्चे होते हैं। एक छोटी बच्ची 11 साल की जिसका नाम है मार्जी और उसका दोस्त टॉमी जिसकी उम्र है लगभग 13 साल। तो इस स्टोरी के सेंट्रल कैरेक्टर के तौर पे वो छोटी बच्ची मार्जी है। इस पूरी स्टोरी में हमें मार्जी ही एक मेन कैरेक्टर के तौर पे देखने को मिलती है। तो वो दोनों बच्चे जो हैं आपस में किसी बात पे डिस्कशन कर रहे हैं। इस स्टोरी में शुरुआत में हमने ये देखा कि वो मार्जी का जो दोस्त है टॉमी, उसके हाथ कहीं से अपने घर में एक मरचान या अटारी जैसी जगह से एक बार कहीं से उसको एक कागज़ की किताब मिल जाती है। वो कागज़ की किताब उन दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कौतूहल का विषय रखती है। बहुत ज़्यादा उसको देख करके बच्चे उत्सुक हो जाते हैं कि ये कैसी है, ये किस तरह की किताब है। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस समय काल के वो दोनों बच्चे हैं उस समय काल में कागज़ की किताब नहीं होती। यानी वो दोनों बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं वो उनके पास ना तो ऐसी किताबें होती हैं जैसे किताबें आजकल की होती हैं, कागज़ की बनी हुई किताबें, ऐसी किताबें उनके पास नहीं हैं, बल्कि किसी के भी पास नहीं है उस समय के काल में। ना ही ऐसे स्कूल होते हैं जैसे कि आजकल के स्कूल हैं, और ना ही ऐसे कोई टीचर होते हैं जैसे कोई टीचर जैसे सामान्य टीचर, एक नॉर्मल टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, ऐसे कोई भी टीचर उस समय काल के नहीं होते हैं। तो उस किताब को देख करके दोनों बच्चे बहुत हैरान होते हैं और वो देख रहे होते हैं कि ये किस तरह की किताब है, क्या है। तो मार्जी अपने दोस्त से पूछती है ये किताब किस तरह की है, किस चीज़ के बारे में ये किताब है। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि ये किताब में स्कूल के बारे में बताया गया है, स्कूल के बारे में ये किताब, ये एक स्कूली किताब है, स्कूली किताब है। इस तरह से कह करके जब वो जानती है, उसको पता चलता है कि ये एक स्कूल की किताब है, तो उसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होता है, एकदम तिरस्कार भरा हुआ। यानी कि वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है स्कूल या उससे जुड़ी किसी भी चीज़ को। ऐसा क्यों है इसके बारे में भी आगे बताया गया है कि स्कूल जो है तो एक बिल्कुल मशीनरी टाइप का स्कूल होता है, यानी कि एक मैकेनिकल स्कूल है जिसकी जो एजुकेशनल सिस्टम है, जिसका जो शिक्षा प्रणाली है वो उस बच्ची को बिल्कुल पसंद नहीं आती, समझ में भी उतनी नहीं आती है अच्छे तरीके से। उसे बिल्कुल भी वो चीज़ इंटरेस्टिंग या रुचिकर नहीं लगती, जिसकी वजह से वो उसे नापसंद करती है। और सबसे ज़्यादा नापसंद करने का जो कारण है वो है उस रोबोट का, यानी कि वो जो रोबोट ही कहा जाएगा, वो जो एक मैकेनिकल टीचर होता है या एक यांत्रिक शिक्षक, एक रोबोट कह सकते हैं, वो उससे जो भी पढ़ाता है उससे बार बार टेस्ट लेता है और उस टेस्ट में वो बार बार फेल हो जाती है। उसका प्रदर्शन गिरता ही चला जाता है क्योंकि वो उस बच्ची को वो चीज़ पसंद ही नहीं, इसलिए वो अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती, चाह करके भी नहीं कर पाती। तो अपनी बच्ची के गिरते हुए प्रदर्शन को देख करके, पढ़ाई में परफॉर्मेंस को कम होते हुए देख करके उसकी माँ को भी बहुत बुरा लगता है, बहुत अफसोस करती हैं। तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता है कि उस मैकेनिकल टीचर यानी कि रोबोट में कोई दिक्कत या कोई समस्या हो, कोई फॉल्ट हो। और आफ्टर ऑल है तो वो एक मैकेनिकल चीज़, यानी कि एक यंत्र की बनी हुई, एक मशीन की बनी हुई चीज़, तो उसमें फॉल्ट हो सकती है।
तो ये सोचकर वो उसको ठीक करने के लिए किसी को बुलवाती हैं। सॉरी, अभी तक की स्टोरी में यानी पिछले 3 पैराग्राफ्स में इतना बताया गया था। अब उसके आगे क्या होता है ये जानेंगे हम इस 4th पैराग्राफ में। वो जो व्यक्ति उस टीचर को यानी मैकेनिकल टीचर को ठीक करने के लिए आता है, यहाँ पर उसका डिस्क्रिप्शन यानी वर्णन दिया गया है कि वो कैसा है। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। वो कैसा है? एक राउंड लिटिल मैन, एक राउंड मैन है। राउंड से यहाँ पे जो तात्पर्य है, जो यहाँ पे मतलब है, वो 2 तरह का क्लियर होता है। पहला मतलब ये है कि राउंड यानी कि गोल मटोल, यानी कि बिल्कुल मोटा सा, और मोटापा होने के साथ साथ यहाँ पे दूसरी चीज़ एक और भी यहाँ पे क्लियर हो रही है कि मोटा होने के अलावा उसका कद छोटा है, वो छोटे कद का है। जब कोई व्यक्ति छोटे कद का और गोल मटोल होता है तो वो कैसा दिखता है? राउंड दिखता है, जैसे कि एक सर्कल होता है या एक बॉल होती है, कुछ वैसा ही। आगे क्या बताया गया है? विद आ रेड फेस। रेड फेस उसका है, यानी कि लाल चेहरे वाला वो जो व्यक्ति है वो क्या है? एक छोटे कद का गोल मटोल सा लाल चेहरे वाला व्यक्ति उस टीचर को यानी रोबोट को ठीक करने के लिए आया है। एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स, और उसके साथ में क्या है? एक टूल्स से भरा हुआ, टूल्स यानी औजार, जो तरह तरह की जो मशीनों को ठीक करने के लिए जो औजार इस्तेमाल में लाए जाते हैं वो औजार, उन औजारों को वो लेकर आया है अपने साथ। जो उसके पास जो बक्सा है, जो बॉक्स है, उसमें तरह तरह के औजार हैं। विद डायल्स एंड वायर्स, उस और कई तरह के उसमें हर तरह के अलग अलग आकार और प्रकार के डायल भी हैं। एंड वायर्स, और कई तरह के तार भी हैं। मतलब कि एक मशीन को ठीक करने के लिए उसके पास पूरा सामान जो होना चाहिए वो सब है। जब वो मार्जी के पास आता है, उसके सामने आता है, तो वो क्या करता है? ही स्माइल्ड एट मार्जी, यानी मार्जी को देख करके वो स्माइल किया। स्माइल्ड, या सॉरी यहाँ पे स्माइल का सेकंड फॉर्म यूज़ किया गया है, जिसको हम पढ़ेंगे स्माइल्ड, और स्माइल्ड का मतलब होता है मुस्कुराया, यानी स्माइल किया। मार्जी, एट मार्जी यानी मार्जी को देखकर। एंड गेव हर, और उसको दिया। यहाँ पर गेव यानी गिव जो शब्द होता है, गिव मतलब किसी चीज़ को देना, उसका सेकंड फॉर्म यानी पास्ट फॉर्म इस्तेमाल किया गया है। तो देना का पास्ट फॉर्म है दिया। ही एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको क्या दिया? एक सेब दिया खाने के लिए। देन टुक द टीचर अपार्ट, उसके बाद क्या किया? टुक द टीचर, टीचर को लिया। टुक यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया है। टुक का मत जो है वो भी पास्ट फॉर्म है टेक की। टेक का मतलब होता है कोई चीज़ लेना, और टुक का मतलब होता है लिया। तो क्या यहाँ पर अर्थ बना? टुक द टीचर यानी टीचर को लिया, टीचर को लिया। अपार्ट यानी कि एक तरफ, अपार्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से हटा के एक तरफ करना। तो अर्थ यहाँ पे क्या बन रहा है? टुक द टीचर अपार्ट, यानी कि टीचर को एक तरफ लिया। ये अर्थ नहीं होगा यहाँ पर। अर्थ इसका बनेगा, शब्द भले ही ये लिखे हैं टुक द टीचर अपार्ट, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब बताया जाएगा कि टीचर को लेकर, यानी उस रोबोट को लेकर एक तरफ गया। लेकर गया, लिया नहीं बल्कि लेकर एक तरफ गया, साइड में एक किनारे पर गया। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। मार्जी हैड होप्ड ही वुड नॉट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्जी क्या करती है? मार्जी ने क्या किया? हैड होप्ड, ये उम्मीद की, ये आशा की। ही वुड नॉट नो, वो नहीं जानता होगा। कौन नहीं जानता होगा? वही व्यक्ति जो कि मैकेनिक की तरह उसके घर पे आया था। उसके
मैकेनिकल टीचर को यानी कि रोबोट को ठीक करने के लिए। तो वो उम्मीद कर रही थी मार्जी कि वो नहीं जानता होगा हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, यानी कि ये सब वापस से सही कैसे किया जाए। यानी कि अगर उस यांत्रिक मानव में यानी कि टीचर में अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है, कोई तकनीकी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उसे ठीक कैसे किया जाए, काश कि ये उसे नहीं पता हो। बट ही न्यू, लेकिन वो जानता था, हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आवर और सो, वो ये जानता था कि कैसे सही किया जाए और वो उसको अंत में सही कर भी देता है। उस जो भी अगर उसमें कोई समस्या थी भी तो उसको वो सही कर देता है। वो व्यक्ति जो मैकेनिक है वो उस रोबोट को ठीक कर देता है। आफ्टर एन आवर, आवर का मतलब 1 घंटे का समय। आफ्टर एन आवर और सो, सो यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सो शब्द जो होता है उसके कई अर्थ होते हैं, जैसे कि सो का अर्थ होता है इसलिए, कहीं कहीं पे सो का अर्थ होता है वगैरह वगैरह। यहाँ पर सो का अर्थ जो है वो है लगभग। तो इस जो वाक्यांश जो है इस सेंटेंस के पार्ट यानी आफ्टर एन आवर और सो, इसका अर्थ हुआ लगभग 1 घंटे के समय में। 1 घंटे के समय में वो व्यक्ति जो राउंड और लिटिल मैन है, जो मैकेनिक है, जो गोल मटोल सा आदमी उसके घर पे आया है, मार्जी के घर पे आया है, वो उस रोबोट को ठीक कर देता है अपने टूल बॉक्स की सहायता से। जो टूल बॉक्स जो अपने साथ लेकर आया था औजारों को, उनकी मदद से, उनकी सहायता से वो चीज़ों को सही कर देता है। There it was again, और फिर क्या होता है, एक बार फिर से शुरू हो गया था। क्या शुरू हो गया था? लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन, एक बड़ी सी काली सी भद्दी सी स्क्रीन। भद्दी सी इसलिए कही जा रही है यहाँ पे, जैसे कि कोई किसी को नापसंद होता है कोई चीज़ तो वो भद्दा कहा जाता है। तो यहाँ पर भद्दा इसलिए कहा गया है क्योंकि वो स्क्रीन, वो कंप्यूटर या मैकेनिकल स्क्रीन जो है वो मार्जी को पसंद नहीं, उसको वो रोबोट पसंद नहीं, उसको ऐसा एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं, उसको बार बार टेस्ट देना पसंद नहीं, ये सब चीज़ें उसे नापसंद है। तो एक बार फिर से उसके सामने बिल्कुल जीवंत हो जाता है, फिर से शुरू हो जाता है एक बड़ा सा काला और भद्दा, एक बड़ी सी स्क्रीन, जो स्क्रीन होती है, ऑन विच, जिस पर ऑल द लेसन्स वर शोन। शोन जो शब्द है वो शो का तीसरा यानी कि थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म शो, पहला फॉर्म है शो। शो यानी कोई चीज़ को दिखाना। शोन का मतलब यहाँ पर बताया जा रहा है ऑल द लेसन्स वर शोन, यानी कि सारे के सारे लेसन जिस पर दिखाए जाते थे, उस स्क्रीन पर दिखाए जाते का मतलब ये हुआ कि पढ़ाए जाते थे। एंड द क्वेश्चंस वर आस्क्ड, और सभी प्रश्न वर आस्क्ड जो भी पूछे जाते थे। तो इस वाक्य का जो वाक्यांश है इसका मतलब ये हुआ कि उस स्क्रीन पर वो स्क्रीन फिर से उसके मार्जी के सामने जीवंत हो गई, जिस यानी कि फिर से चलने लगी, जिस पर जितने भी उसके जो स्कूल के जो लेसन थे यानी पाठ थे वो बताए जाते थे, पढ़ाए जाते थे, समझाए जाते थे, और उसी पर प्रश्न पूछे जाते थे। जो पाठ पढ़ाने के बाद उस पाठ से यानी लेसन से संबंधित जो प्रश्न यानी क्वेश्चन जो होते थे वो पूछे जाते थे। एक बार फिर से उसके सामने सब कुछ दोबारा से शुरू हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये था इस 4th पैराग्राफ के एक पार्ट का एक्सप्लेनेशन। इस पैराग्राफ के दूसरे पार्ट के एक्सप्लेनेशन के लिए चलिए आगे मूव करते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं।
दैट वाजंट सो बैड, यानी कि वो इतना भी बुरा नहीं था। वाजंट यहाँ पे लिखा गया है, वाजंट एक शॉर्ट फॉर्म है वाज नॉट की, उसको शॉर्टकट में वाजंट लिखा जाता है और पढ़ा भी जाता है, लेकिन इसका मतलब वही होता है जो वाज नॉट का होता है, इसको शॉर्ट करके पढ़ा जाता है। दैट वाजंट सो बैड, यानी कि वो इतना भी बुरा नहीं था जितना कि मार्जी समझती थी उसको। किसको समझती थी? उस रोबोट को, उस मैकेनिकल टीचर को जो उसे पढ़ाता था या सिखाता था चीज़ों को। द पार्ट, वो हिस्सा मार्जी हेटेड मोस्ट, हेटेड यानी कि चिढ़ती थी या नफरत करती थी, वो हिस्सा जिससे मार्जी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा नफरत करती थी, वाज, वो क्या था? वो था द स्लॉट, एक स्लॉट, स्लॉट यानी एक खांचा जिसके अंदर चीज़ों को रखा जाता है, उस खांचे से सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी, यानी कि एक उस रोबोट के उस खांचे से सबसे ज़्यादा चिढ़ती थी। वेयर, जहाँ पर शी हैड टू, हैड एक हेल्पिंग वर्ब होता है जो कि पास्ट परफेक्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे, लेकिन ये यहाँ पर हैड के साथ टू को भी यूज़ किया जा रहा है। हैड को अकेले नहीं पढ़ा जाएगा और ना ही टू को अकेले पढ़ा जाएगा, बल्कि हैड और टू दोनों को एक साथ ही पढ़ेंगे तो इससे उसका अर्थ भी बदल जाएगा। उसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा शी हैड टू पुट, यानी कि उसे करना पड़ता था, यानी कि कोई भी काम उसको होना पड़ता था या करना पड़ता था, किसी को भी ज़बरदस्ती या मजबूरी में कोई भी काम करना पड़ता था या करना पड़ा, उसके लिए क्या है? शी हैड टू। यहाँ पे हैड टू का ये इस्तेमाल किया जा रहा है और यहाँ पे अर्थ क्या बन रहा है? शी हैड टू पुट, यानी कि उसे, पुट का मतलब होता है किसी चीज़ को डालना, किसी चीज़ के अंदर कोई वस्तु को डालना उसको पुट कहते हैं, या रखना को भी पुट कहते हैं, लेकिन यहाँ पे अर्थ डालने से ही है। किसी शी हैड टू पुट यानी कि उसे डालना पड़ता था, मार्जी को डालना पड़ता था होमवर्क यानी कि गृह कार्य, जो उसे उस रोबोटिक टीचर से मिलता था, जो उसे उस कंप्यूटर से, उस मशीन से, उस सिस्टम से मिलता था होमवर्क। उस होमवर्क को पूरा करने के बाद उसको उस मशीन में बने हुए एक खांचे में डालना पड़ता था वापस। एंड टेस्ट पेपर्स, और उन टेस्ट पेपर्स को भी जो उसे करने के लिए मिलते थे, पूरा करने के लिए, टेस्ट पेपर्स को पूरा करने के बाद होमवर्क के साथ साथ टेस्ट पेपर्स को भी उसको उस मशीन के खांचे में डालना पड़ता था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर एटीएम मशीन का अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो उस एटीएम मशीन में आप जानते होंगे जैसे कि एक डिपॉजिट मशीन भी होती है, कहीं कहीं पे लगी होती है, जहाँ पे जिसके अंदर पैसे यानी कि जो करेंसी नोट होते हैं उनको रखा जाता है। जब हम उसको डाल देते हैं उस खांचे के अंदर, उस एक ख़ास तरह का विशेष प्रकार का एक खांचा होता है जिसमें हम कागज़ के उन नोटों को, करेंसी को डाल देते हैं, तो वो जो मशीन होती है, डिपॉजिट मशीन, उस नोट को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि उसको स्वीकार कर लेती है, और कुछ देर बाद आपके अकाउंट बैलेंस में ये शो हो जाता है कि जितने पैसे आपने डाले उस अकाउंट में उतने पैसे बढ़ गए, ऐसा होता है। तो वो मशीन मैकेनिकल सिस्टम जो मशीन का है, तो वही सिस्टम यहाँ भी है, बस फ़र्क इतना है कि जैसे हम लोग या कहीं पर भी देखते हैं जो एटीएम में जो डिपॉजिट मशीन होती है जिसमें कागज़ के नोट डाले जाते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, तो वैसे ही यहाँ पर उस मशीन के अंदर मार्जी को अपने हाथ से या उसको जो करती है, होमवर्क को जो करती है, जो टेस्ट पेपर को जो पूरा करती है, उसको करने के बाद उसे उस खांचे में डालना पड़ता है, क्योंकि उसे होमवर्क करना पसंद नहीं, टेस्ट पेपर को अटेम्प्ट करना यानी कि उसको सॉल्व करना भी पसंद नहीं, तो इसीलिए उसको करने के बाद जो जिस खांचे में डाला जाता है उस खांचे को भी वो नफ़रत करती है। इसीलिए नफ़रत करती है। पूरी मशीन के सिस्टम में सबसे ज़्यादा जो चीज़ उसे चिढ़ती है, जो चीज़ उसे बुरी लगती है, वो है उस मशीन का वो स्लॉट जिसमें उसे होमवर्क या टेस्ट पेपर कंप्लीट करने के बाद, पूरा करने के बाद वापस डालने पड़ते हैं। आगे देखते हैं
शी ऑलवेज हैड टू, फिर से हैड टू का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि पढ़ता था। यहाँ पर इसका अर्थ होगा पढ़ता था। शी ऑलवेज यानी कि उसे हमेशा ही पढ़ता था। क्या करना पड़ता था? राइट दैम आउट, यानी कि लिखना पड़ता था। लिखना पड़ता था उसे मजबूरी में, बार बार, हमेशा। इन आ पंच कोड, यानी हमेशा उसे कैसे लिखना पड़ता था? पंच कोड में। ऐसे शब्दों को नहीं जैसे कि हम लोग लिखते हैं, बल्कि पंच कोड एक विशेष प्रकार की प्रक्रिया होती है जिसमें कि जो कि मशीन हुई उसको समझ पाती है। उस पंच कोड में लिखने के बाद मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेती है, मतलब जो मार्जी जो है उस होमवर्क को मशीन में डाल देती है उस खांचे में, उसके बाद मशीन उसको एक्सेप्ट कर लेती है। जो पंच कोड के में से वो उन होमवर्क को और टेस्ट पेपर को लिखती है, वो क्या था? दे मेड हर लर्न, उसको सिखाया गया था, उन्होंने उसको सिखाया था। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, मेड का मतलब होता है बनाना। कोई चीज़ को मेड नहीं बल्कि मेक जो शब्द होता है उसका मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना या निर्माण करना, निर्मित करना या तैयार करना। मेड का मतलब हो गया, जो पास्ट फॉर्म है मेक की पास्ट फॉर्म कही जाएगी, तो यहाँ पर मेड का मतलब है बनाया या तैयार किया। तो दे मेड हर, यानी कि उन्होंने क्या बनाया? मेड हर का मतलब ये हो गया कि उसको तैयार किया। यहाँ पर एक बात ये भी है कि मेड के साथ अगर हर और लर्न को लिया गया है, इसका मतलब ये हुआ कि वह उसे उस मार्जी को, उस छोटी बच्ची को वो काम उसको सिखाया गया। यानी कि जो पंच कोड होता है एक विशेष प्रकार का कोड, वो उसको सिखाया गया उन लोगों ने, उस मशीन ने। When she was 6 years old, जब वो थी केवल 6 साल की। अभी इस समय वो कितने साल की है? 11 साल की। यानी कि जब वो 6 साल की थी, बहुत छोटी सी थी और भी छोटी थी, तभी से उसे ये चीज़ें सिखा दी गई थी कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है, कैसे सब मैनेज करना है, ये सब उसको सिखाया गया था। एंड द मैकेनिकल टीचर, फिर से वही बात आ गई, मैकेनिकल टीचर जो था यानी कि वही रोबोट, जो रोबोट उस बच्ची को, मार्जी को पढ़ाता था, सिखाता था, क्या करता था? कैलकुलेटेड, वो गणना कर लेता था, कैलकुलेशन कर लेता था। द मार्क्स, मार्क्स के दो अर्थ होते हैं। एक मार्क्स होता है वही जो हम लोग सभी जानते हैं, मार्क्स यानी नंबर जो किसी विषय में हमें मिलते हैं, और दूसरे मार्क होता है निशान, जो निशान होता है खास तरह का, उसको भी मार्क ही कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे मार्क्स का मतलब वही है जैसा हम लोग जानते हैं किसी भी विषय में मिले हुए या दिए गए हुए नंबर, जो संख्या नंबर होते हैं, टेस्ट का या एग्ज़ाम के बाद जो नंबर मिलते हैं वही मार्क्स। कैसे कैलकुलेट कर लेता था? यानी कि गणना कर लेता था। इन नो टाइम, नो टाइम का मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला हो सकता है कि नो टाइम यानी कोई समय नहीं। कोई समय नहीं का मतलब नहीं है यहाँ पे, इन दोनों शब्दों का, दोनों को मिला के जो शब्द, जो अर्थ बनता है, जो वास्तविक अर्थ यहाँ पे होता है वो है बिना किसी समय के, बिना किसी देरी के, यानी कि बिना ज़्यादा समय लगाए, चुटकियों में, बहुत ही जल्दी, तुरंत, फटाफट, यानी कि ये सभी मतलब होते हैं यहाँ पे कि बिना समय लगाए, बिना अधिक समय लगाए, बिना टाइम वेस्ट किए, वो तुरंत ही मतलब पलक झपकते ही कैलकुलेशन कर लेता था, गणना कर लेता था उन गणनाओं की जो कैलकुलेशन उसको दी जाती थी करने के लिए। जो मार्जी, जो छोटी बच्ची थी, जो कैलकुलेशन उसको मिलती थी रोबोट को, वो फटाफट कर लेता था। अब हम यहाँ देखते हैं कि मार्जी देखती है कि वो जो चीज़ें उसको ज़बरदस्ती करनी पड़ रही हैं, जो वो नहीं चाहती थी करने के लिए, और अंत में जब वो मशीन ठीक हो जाती है तो वो फिर से देख कर के ये निराश हो जाती है और उसका मतलब उसे बुरा लगता है कि उसे फिर से वही सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो चाह रही थी कि अब उसे ये सब जो पढ़ाई है ये ना करनी पड़े। वो उसको कोई भी जो टीचर है इस तरह का जो उसे पढ़ाता है वो उसे पसंद नहीं, उसे कोई भी स्कूल से संबंधित, टीचर से संबंधित कोई भी चीज़ें पसंद नहीं। इसलिए अब
जो टीचर उसे पढ़ाता है वो टीचर बिल्कुल ठीक हो चुका है, यानी कि रोबोट बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो अब उसे फिर से वही सब कुछ करना पड़ेगा, मार्जी को दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा 4th पैराग्राफ के बचे हुए पार्ट का एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पर 4th पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। सो स्टूडेंट, आगे के पैराग्राफ्स यानी 5th, 6th और आगे के जो बाकी पैराग्राफ्स हैं उनको हम अगली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और कुछ समझ में भी आई होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।